कुर्बानी। आप आज तक जीवन में ऐसे एक भी सफल या महान इंसान से नहीं मिले होंगे जिसने अपने जीवन में कुछ भी कुर्बान ना किया हो, क्योंकि इंसान के सैक्रिफाइसेस ही उसे उस लिस्ट का हिस्सा बनाते हैं जिसे हम लेजेंड्स कहते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप पूरी दुनिया में ऐसे एक भी सक्सेसफुल इंसान को ढूंढ सकते हैं जो ये कह सके कि मैंने आज तक कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और जब बात आती है क्रिकेट की, तो हर क्रिकेटर की सक्सेस के पीछे ऐसी कई कुर्बानियों की कहानी होती है जिसके कारण वो इस भारत की जर्सी को धारण करा है। हर क्रिकेटर के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो उस टीम का हिस्सा है, जिसका सपना तो करोड़ों लोग देखते हैं, बट ये सपने पूरे कुछ चंद लोगों के ही होते हैं। और जिनके पूरे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं, जो उन्हें हक देती हैं कि जाओ, वो जर्सी तुम्हारी है। पर फिर भी इतनी कुर्बानियों के बाद आप प्लेयर तो बन जाते हैं, बट लेजेंड बनने के लिए आपकी कुर्बानियों का लेवल भी लेजेंडरी होना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा कि दुनिया एक दिन कह उठे कि साला क्या प्लेयर था। और जिस दिन दुनिया आपके बारे में ऐसा कह देती है, उस दिन आपके सारे सैक्रिफाइसेस सफल हो जाते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसी किस कुर्बानी की बात करने वाला हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, ये जानते तो बहुत लोग हैं, मानते भी बहुत लोग हैं, पर बात कोई नहीं करता। महेंद्र सिंह धोनी आज से कितने साल बाद भी जब भारतीय क्रिकेट का गौरव हम लोगों को सुनाएंगे, इस नाम के बिना वो कहानी कभी पूरी करी नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमें अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को सुनाते वक्त ये नाम चाहते या ना चाहते हुए भी लेना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं उसका योगदान या उसकी अचीवमेंट्स नहीं गिनाने वाला हूँ, क्योंकि वो हम सबको पता है। मैं जो बताने वाला हूँ, जैसा मैंने कहा, वो पता तो सबको है, पर बात कोई नहीं करता। जब MS धोनी ने क्रिकेट में डेब्यू किया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 6 या 7वें पोजीशन पे ही करी थी, जिसमें वो मात्र 0, 12, 7 और 3 का स्कोर ही कर पाए थे। फिर गांगुली ने उन्हें प्रमोट करते हुए तीसरी पोजीशन पे भेजा और उन्होंने देखते ही देखते उस मैच में 148 रन जड़ दिए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ मैचों तक उसी पोजीशन पे खेला और शानदार बैटिंग करी। फिर वो आगे से हमेशा मैच की ज़रूरत के अनुसार कभी ओपनिंग, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी 5वें, कभी 6वें या कभी 7वें नंबर पे भेजे गए, क्योंकि उनके कप्तान बनने से पहले जितने भी कैप्टन रहे, वो सब जानते थे कि इस बंदे को किसी भी नंबर पे भेजा जा सकता है। पर सब ने नोटिस यही करा कि वो जितना ज़्यादा ऊपर आते थे, विपक्षियों के लिए उतना ही खतरनाक हो जाते थे। फिर भी उनके ऊपर ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं थे जो उनके जैसे नीचे की पोजीशंस पे खेल सकते थे। लेकिन जब भी भारत को अच्छी शुरुआत मिली या विकेट जल्दी गिरे, उन्हें ऊपर भेज दिया जाता था और वो हमेशा एक बड़ा स्कोर करके ही लौटते थे। यहाँ तक कि कई पाकिस्तानी और श्रीलंकन प्लेयर्स ने ये स्टेटमेंट तक पास कर दिया था कि जब धोनी को पता होता है कि उनके पिच पे आने के वक्त भी अगर 30 से 35 ओवर बाकी हैं, तो उन्हें आउट कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सच भी था, ऐसा खुद उनके स्टैट्स बताते थे। पर जब धोनी ने कप्तानी को अपने हाथों में लिया, उन्होंने खुद का परमानेंट रोल फिनिशर का रख दिया और फिर उन्होंने अपना मेजॉरिटी कैरियर 6 या 7वीं पोजीशन पे ही खेल कर निकाल दिया। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे जहां पे उनकी एवरेज 90 के भी ऊपर रही थी। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे जो वो रिकॉर्ड्स उनकी झोली में डाल सकते थे, जो कई लेजेंडरी प्लेयर्स की गाथा को बताते वक्त सुनाए जाते हैं। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे, क्योंकि उनके टीममेट्स के साथ साथ देश भी उन्हें उस पोजीशन पे खेलते देखना चाहता था। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे, क्योंकि उनके स्टैट्स उस पोजीशन पे दुनिया में सबसे अच्छे थे। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे और कई और ज़्यादा शतक और अर्धशतक लगा सकते थे। बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे जहाँ पे एट लास्ट आपकी पारी पूरे मैच का नतीजा नहीं डिसाइड करेगी,
बहुत आसानी से वो उस पोजीशन पे खेल सकते थे और क्रूशियल और डेथ ओवर्स का जिम्मा किसी और को सौंप सकते थे। पर फिर भी उन्होंने अपनी उस पोजीशन को कुर्बान कर दिया। सोच के देखिए कि कितना आसान होता कि वो अपनी ऊपर की ही पोजीशन को कंटिन्यू रखते, क्योंकि पूरी टीम में उनके इस डिसीजन से किसी को भी आपत्ति नहीं होती। पर फिर भी उन्होंने अपने आप को उस पोजीशन पे रखा जहां उन्हें पता था कि सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हें ही झेलना पड़ेगा। उन्हें पता था कि मेजॉरिटी मैचेस में एट लास्ट उनकी इनिंग से ही डिसाइड होगा कि भारत मैच हारा या भारत मैच जीता। उन्हें पता था कि ऊपर किसी ने चाहे अच्छा खेला हो या बुरा, पर उनकी बैटिंग के बेसिस पे ही या तो लोग इंडिया की तारीफ करेंगे या बुराई। उन्हें पता था कि भारतीय पारी का आरंभ कैसा भी हुआ हो, बट उस पारी का जो अंजाम होगा वो दुनिया सिर्फ उनकी पारी से ही याद रखेगी। बट फिर भी उन्होंने खुद को उस स्पॉट पे रखा। हम हमेशा से जब भी टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं तो अक्सर उनकी महानता का जो पैरामीटर होता है वो उनके रन्स या सेंचुरीज से जरूर डिसाइड करते हैं। बट एक पल के लिए सोच के देखिए, अगर धोनी तीसरे नंबर पे ही खेलते रहते तो उनके रन शायद कई प्लेयर से ज्यादा होते, उनकी सेंचुरीज कई प्लेयर से ज्यादा होती। पर फिर भी उन्होंने खुद को वहां रखा जहां उन्हें 90% मैचेस में सेंचुरीज बनाने का मौका क्या, शायद टिकने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने खुद को वहां रखा जहां शायद आते ही उनसे देश को छक्के और चौके की उम्मीद होगी। फिर भी उन्होंने खुद को वहां रखा जहां लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या हुआ, बल्कि इससे फर्क पड़ेगा कि आखिर में अब आप क्या करते हैं। आप एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि हमारी दुनिया में जो इतने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऊपर की पोजीशंस पे बहुत अच्छा करा, अगर वही प्लेयर्स छठवीं या सातवीं पोजीशन पे अपने 70% ऑफ द कैरियर भी खेलते, क्या वो इतने लेजेंडरी बन पाते? आप उन्हें भी छोड़िए, आप आज की तारीख में किसी भी एस्पायरिंग क्रिकेटर से पूछ के देखिए कि वो किस पोजीशन पे खेलना पसंद करेगा। वो कभी भी छठवीं या सातवीं पोजीशन का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को जब पत्थर बरसेंगे, कल को जब पुतले जलाए जाएंगे, कल को जब सोशल मीडिया पे लोग अपशब्द कहेंगे तो सबसे पहला नाम उसका ही आएगा। बस एक पल के लिए फिर से आंख बंद करो और सोचो कि आप इंडियन टीम में हो, देश को 20 बॉल पे 40 या 50 रन चाहिए। आपको पता है कि आप टीम के आखिरी बैट्समैन हो और आप पिच में जाते हो। मैदान में बैठे हजारों लोग और टीवी सेट के सामने बैठे करोड़ों लोग बस इस उम्मीद में हैं कि अब आप ही ये मैच जिता सकते हो, और अगर आपसे एक भी गलती हुई तो सारा ठीकरा आपके सर पे फोड़ दिया जाएगा। पता है ऐसे मौके पर क्या होगा? फट जाएगी, हाथ सुन्न हो जाएंगे, पैर फूल जाएंगे, गला सूख जाएगा, पर फिर भी आपको खेलना होगा। और मान लो वो मैच आप ना जिता पाओ तो वही लाखों करोड़ों लोग जो आपसे कुछ देर पहले उम्मीद लगाए बैठे थे, वो आपको एक पल के डिफरेंस में बद्दुआएं और गालियां देना शुरू कर देंगे। पर ये तो एक मैच की बात है, क्या इतना कुछ होने के बाद आप फिर से उसी सिचुएशन में जाना पसंद करोगे? घंटा पर वो गया है, एक बार नहीं कितनी बार गया है। जो क्रिकेटिंग करियर कितना आसान सा बनता हुआ कई लेजेंडरी रिकॉर्ड्स के साथ खत्म हो सकता था, उसने वो सब कुर्बान कर अपने करियर को सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन में गुजार दिया। 2019 वर्ल्ड कप में चलो माना कि केएल राहुल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, पर दिनेश कार्तिक भी तो आउट हुए, ऋषभ पंत भी तो आउट हुए, हार्दिक पांड्या भी तो आउट हुए। पर कभी देखा कि किसी को 1-2 साल बाद ये नाम मेंशन करते हुए? क्योंकि लोग कोई भी मूवी इस चीज से याद नहीं रखते कि उसकी स्टार्ट कितनी अच्छी थी, वो इंटरवल तक कैसी थी या इंटरवल के बाद कैसी थी। मूवी अच्छी है या बुरी सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स के बेसिस पे डिसाइड होती है। खराब से खराब चलती हुई मूवी सिर्फ अच्छे क्लाइमैक्स से सुपरहिट हो जाती है, और अच्छी से अच्छी मूवी सिर्फ खराब क्लाइमैक्स की वजह से फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि लोगों को याद अक्सर क्लाइमैक्स ही रहता है। और वो क्लाइमैक्स का जिम्मा
हमेशा MS धोनी ने अपने सर पर लिया। ये कुर्बानी शायद आसान तो नहीं थी, पर इतनी बड़ी ज़रूर थी कि इस कुर्बानी ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो शायद लोग कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी हासिल नहीं कर पाए, और उन्हें क्रिकेट इतिहास में ऐसा स्थान दे दिया जहां पहुंचना हमेशा आने वाली पीढ़ी का सपना रहेगा। ऐसा मुकाम दे दिया जिसे पाना हर क्रिकेटर का ड्रीम रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और आप मेरी बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज तक आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा हो और मैंने उसका जवाब ना दिया हो। मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आपको मेरी तरफ से ज़रूर रिप्लाई आएगा। और वो इसलिए क्योंकि अपने टाइम पे जब मैं बहुत से बड़े क्रिएटर्स को मैसेजेस करता था तो मुझे आज तक किसी भी बड़े क्रिएटर से, जिनके शायद 20,000 सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने तक मुझे कभी जवाब नहीं दिया। तो उस दिन मैंने ये ठाना था कि कभी भी मेरे 100 सब्सक्राइबर भी हों, चाहे या 1 लाख हो या 1 करोड़, अगर मुझे एक भी बंदा मैसेज करेगा तो मैं हमेशा उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर बनता क्यों है, मैं बड़ा नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कोई भी यूट्यूबर सक्सेसफुल कैसे होता है, आप लोग की वजह से। और अगर वो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बिना फॉलो करे भी मैसेजेस दे सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।